आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर यह बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ उनकी डील कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट बगैर किसी टोल टैक्स के खोलने की इजाजत दे दी गई है। 19 जून को इस डील पर दोनों देश दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि अमेरिकी नेवी को फौरन हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऑर्डर दे दिया गया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू करो, तेल की सप्लाई शुरू होने दो। हालांकि इस पोस्ट में ये नहीं बताया गया है कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। ये भी साफ नहीं किया गया कि ये व्यवस्था कब से लागू होगी। ईरान की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया पोस्ट सामने नहीं आई है। अब इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर भी होंगे। कल यानी 14 जून को लेकर के ट्रंप ने दावा किया था कि कल डील पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन ईरान की तरफ से जो बातें सामने आ रही थी उससे क्लियर था कि दस्तखत होने नहीं जा रहे हैं। बार बार अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अभी इसमें सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और उसके बाद जो है और ये डील भी नहीं, दरअसल एक ये MOU है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा मसौदा जिसके तहत अब बातचीत आगे होगी और अगले 2 महीने में दोनों देश किसी ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे कि डील पर साइन हो पाए। लेकिन कुल मिलाकर के जंग रुकने के आसार अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल डील साइन नहीं हो पाई। हालांकि देर रात तक ट्रंप की तरफ से अब यह दावा जरूर कर दिया गया है कि डील एक तरीके से साइन हो गई है, दस्तखत किसी और दिन होंगे। और अब उन्होंने जो बहुत ही खास अंदाज में लिखा है कि दुनिया भर के जहाज़ों अपने इंजन को स्टार्ट करो और तेल की सप्लाई शुरू करो। तेल की सप्लाई जो पहले जैसी है वो बहाल हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खोल दिया जाएगा और कोई टोल टैक्स वहां से नहीं वसूला जाएगा। ईरान ने अपनी रजामंदी इसके लिए दे दी है, ऐसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि ईरान इसके बारे में क्या कहता है। ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान अब तक इस पर नहीं आया है, क्योंकि कल ही लेबनान के दहिया में जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया था, उसके बाद से ईरान लगातार जो है वो ईरान से जिस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे थे, मतलब ये कि एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते थे। रात में ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि वो ईरान से कहेंगे कि इसका जवाबी कार्रवाई इस पर ना करे। इन सारे हालात के बीच अब खबर ये आ रही है कि डील को लेकर के ट्रंप कह रहे हैं कि डील कंप्लीट हो गई है। साइन नहीं लिखा है उन्होंने लिखा है कि डील कंप्लीट हो गई है। वह ईरानी की सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश में एक बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल की है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया है। अरागची ने ये बात सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रमुख के साथ साथ जनसभाओं में शामिल होने वाले कई वक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कही। IRIB के रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी लोगों के अभूतपूर्व एकता दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है और उसने ईरान के बारे में दुश्मनों के नैरेटिव को भी खत्म एक तरीके से कर दिया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये देख रहे थे और बार बार कह रहे थे कि जिस तरीके से रोज ट्रंप दावा कर रहे हैं डील को लेकर के, यानी ये कि अमेरिका का डिस्परेशन दिखाई दे रहा था, जिस तरीके का दबाव अमेरिका अपने देश के अंदर झेल रहा था, दुनिया में झेल रहा था, उसको लेकर के उसे इस जंग से किसी ना किसी सूरत में बाहर निकलना था और इस डील के बगैर, इस MOU के बगैर बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। और इजराइल की तरफ से हो रहे बार बार हमले इस डील को नुकसान पहुंचा रहे थे, दोनों देशों को करीब आने से रोक रहे थे। और फाइनली ट्रंप ने अब ये लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये डील कंप्लीट हो गई है। इस बीच ईरानी मीडिया ने अमेरिका के साथ डील में 14 शर्तों के बारे में खबरें प्रसारित की हैं। खबरों में कहा गया कि अंतिम बातचीत तक, आखिरी बातचीत तक तब तक शुरू नहीं होगी जब तक $12 अरब जारी नहीं हो जाते, तेल पर लगी पाबंदियां हट नहीं जाती, नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती। ये शर्तें लगी हुई हैं। इन कैपिंग्स के बाद ये सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तब
आखिरी बातचीत शुरू होगी। ईरान का तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट्स पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, ये कहा गया ईरान की तरफ से। ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस फिर से मिलेगा। 60 दिनों की बातचीत का एक ड्यूरेशन रखा गया है और इस अवधि के दौरान ईरान का जो फ्रीज एसेट है, यानी फ्रोजन एसेट दुनिया भर में जो है, वो करीब 24 अरब डॉलर के हैं। इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, इन्हें ईरान को दे दिया जाएगा। इनमें से 12 अरब डॉलर तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करनी होंगी। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर, लेबनान, फलस्तीन, गाजा, इन सारे मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद होगा। यानी सीज फायर नहीं, यहां पर जंग बंदी की बात हो रही है। जंग फिर दोबारा शुरू नहीं होगी। अमेरिका ईरान के मामलों में दखल न देने और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करेगा। अमेरिका के जरिए लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से हट जाएगी। अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों के अंदर फिर से खोल दिया जाएगा। परमाणु मुद्दों और पाबंदियों को पूरी तरह से हटाने पर आखिरी समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के अंदर बातचीत शुरू हो जाएगी। वह ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने एनपीटी के वादे को भी फिर से दोहराएगा। अमेरिका बातचीत के दौरान क्षेत्र में सेना न बढ़ाने और नई पाबंदियां न लगाने पर भी सहमत होगा। एक निगरानी तंत्र इस पर नजर रखेगा और किसी भी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंजूरी दी जाएगी। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और रेजिस्टेंस ग्रुप को समर्थन देने के मुद्दे पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने स्लोवाकिया दौरे के लिए राजधानी ब्राटिस्लावा पहुंच गए हैं। यहां होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का लोगों ने बेहद गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी का यह ऐतिहासिक दौरा है। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है, जिसे लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में भारी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रेड, निवेश, रक्षा, ऑटोमोबाइल और रेलवे निर्माण में बढ़ावा देने पर बातचीत होगी। और तस्वीरें आप देखिए, भारतीय समुदाय के लोग जो स्लोवाकिया में रहते हैं, उन्होंने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा एक एक लोगों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया, सभी का अभिवादन स्वीकार किया। ब्राटिस्लावा में होटल पहुंचने पर स्लोवाकिया के म्यूजिकल ग्रुप महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने आध्यात्मिक प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आए। ब्राटिस्लावा पहुंचने पर पीएम मोदी का ब्रेड और नमक के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। स्लोवाकिया की संस्कृति में ब्रेड और नमक के साथ पारंपरिक स्वागत मेहमान नवाजी, सम्मान और सद्भावना की निशानी मानी जाती है। इसके साथ ही लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, अपने देश में ना होके भी मैं अपने प्रधानमंत्री से मिल पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, हम सब से हाथ मिलाया, हम सब से बात की, तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे रिसर्च करती हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला यहाँ पर आकर के, जो शायद भारत में रह के भी पॉसिबल नहीं होता, बट यहाँ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू सी हिम, एंड आई एम रियली अ ह्यूज फैन ऑफ हिम एज वेल। सो मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्य वाला मौका था कि मैं उनको देख पाई, मैं उनसे हाथ मिला पाई, और मैं दुआ करूंगी कि वो हमेशा अच्छे रहें, सलामत रहें, देश अच्छा रहे, उनके हाथों में रहे। हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि आज मोदी जी हम लोग से मिले हैं। हम इंडिया से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने स्लोवाकिया के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले फ्रांस में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को ग्रीट किया। भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और डिजिटल तकनीक समेत 19 से ज्यादा अहम समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इनोवेशन रोडमैप 2030 लागू किया है, जो दोनों देशों की तरक्की का रास्ता बनाएगा। साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। एजेंसियां एक एक भ्रष्ट नेता पर शिकंजा कस रही हैं। बंगाल में कानून का राज कायम करने की कोशिश हो रही है। फाल्टा में जहांगीर खान की पुलिस ने परेड कराई, उसे हाफ पैंट और टी शर्ट में नंगे पांव घुमाया और इस दौरान जहांगीर खान ने लोगों से कान पकड़कर माफी भी मांगी। वहीं ममता का करीबी स्वप्न कुमार नंदी केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वप्न नंदी को जब हुगली लाया गया तो गुस्साए लोगों ने उस पर अंडे मारे। बंगाल में पहले सत्ता बदली, अब जनता कर रही हिसाब। बंगाल में जनता का फैसला, टीएमसी नेताओं पर अंडा प्रहार। फलता में पुष्पा की परेड, हाफ पैंट में जहांगीर खान।
कहीं अंडे से वार तो कहीं चोर चोर का मचा शोर। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जो नेता कभी आम आदमी को अपने आतंक से कुचल देते थे, आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जो कभी हेकड़ी के साथ बंगाल में घूमते थे, आज भागते भागते लोगों से माफी मांग रहे हैं। बंगाल में सरकार बदलने के बाद फलता का पुष्पा झुका नहीं, घुटनों पर आ गया। बंगाल में अब पुष्पा का नहीं, कानून का राज है। टीएमसी का नेता और फलता का डॉन जहांगीर खान आज बंगाल की सड़कों पर लोगों से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान के खिलाफ पुलिस सबूत जमा करने में लगी है। पुलिस उसे साउथ 24 परगना के अलग अलग इलाकों में लेकर जा रही है। रविवार को भी पुलिस जहांगीर को फलता इलाके में लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। जहांगीर खान, जो कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, आज फलता की सड़कों पर नंगे पांव, साधारण टी शर्ट और निक्कर में जनता से हाथ जोड़कर कान पकड़कर बार बार माफी मांग रहा है। जहांगीर खान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे खास गुर्गा है, जिसके लिए चुनावों के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह तक को धमकी दे दी थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद अभिषेक का ये गुर्गा हाफ निक्कर में हाथ जोड़ता घूम रहा है। यही हाल बंगाल में टीएमसी के दूसरे नेताओं का भी है, जिन्होंने कभी ममता राज में भ्रष्टाचार की चाशनी में खूब डुबकी लगाई। आज बंगाल की जनता उन पर अंडे बरसा रही है। ममता बनर्जी के खास और टीएमसी के पूर्व राज्य सचिव स्वपन कुमार नंदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आरामबाग लेकर पहुंची। हुगली ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम नंदी को गौराहटी क्रॉसिंग से पैदल आरामबाग थाने ले जा रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने नंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। चोर चोर के नारे लगने लगे। नाराज लोगों ने नंदी पर अंडे मारने शुरू कर दिए। किसी ने उनके चेहरे पर काली फेंक दी तो किसी ने शर्ट फाड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को सपन नंदी को दौड़ा कर ले जाना पड़ा, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उस पर अंडा प्रहार करते रहे। किसी तरह पुलिस नंदी को थाने लेकर पहुंच सकी। सपन कुमार नंदी को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। नंदी ममता बनर्जी का बेहद करीबी है और आरामबाग नगरपालिका के ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी है। सपन नंदी ममता के उन खास नेताओं में शामिल है जिन पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। आरामबाग नगरपालिका में 2017 में ग्रीन सिटी योजना आई। इसमें 44 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना थी। आरोप है कि स्कूलों में सिर्फ 44 लाख रुपए का ही काम करवाया गया, बाकी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसों का गबन किया गया। सपन नंदी पर करीब 7 करोड़ 24 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। बंगाल में घोटालेबाजों और कट मनी लेने वालों में जबरदस्त दहशत है। फाल्ता के देवीपुर में हाउसिंग स्कीम का कट मनी वसूलने वाला स्थानीय प्रेसिडेंट सौमित्र मंडल अब अपने करीबियों के जरिए लोगों के पैसे वापस कर रहा है। आरोप है कि सौमित्र मंडल ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घर देने के नाम पर बेनिफिशियरी से कट मनी ली थी। लेकिन बंगाल में कानून का राज कायम होने के बाद अब सौमित्र मंडल आम लोगों के पैसे लौटा रहा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद अब ममता सरकार में हुए एक घोटाले की फाइल खुल रही है। बंगाल पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, वहीं जनता कोर्ट से पहले इन दागियों का न्याय अंडे से कर रही है। भारत की बेटियों ने एक बार फिर से खेल की दुनिया में परचम लहराया। T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का रास्ता चुना। 20 ओवर में 6 विकेट पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का लक्ष्य खड़ा किया। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। तो वही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन जड़ दिए।
170 रन का पीछा कर रही पाकिस्तान टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। श्रीचरणी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला। टीम इंडिया की इस जीत के बाद देश में जमकर जश्न मना। लोगों ने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को भी बधाई दी। एजबेस्टन में खेले गए इस मैच में भारतीय विमेंस टीम ने शानदार खेल दिखाया। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और उसके बाद फिर स्मृति मंधाना ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ा, 68 रन जोड़े। हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए, ऋचा घोष ने 34 रन जोड़े। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो सादिया को 2 विकेट मिला और पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो 106 रनों पर ढेर हो गई। 171 का रन का पीछा करना था। 170 रन भारतीय टीम ने बनाए थे, लक्ष्य 171 का था और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रनों पर ही ढेर हो गई। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से मुनीबा अली ने 41 रन जोड़े, गुल फिरोज़ा ने 12, आलिया रियाज ने 18 रन बनाए। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी की, 10 रन देकर के 5 विकेट चटकाए तो श्रीचरणी को 3 विकेट मिला। पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा और इंडिया इंडिया इंडिया, राधा रानी की जय, बाके बिहारी की जय। देखो, मैं दीप्ति को नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की दीप्ति है, मेरी अकेली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत है ये, इंडिया की जीत है ये। सारी बेटियों का पथ प्रदर्शन हुआ है और सारी बेटियों की जीत है ये, अकेली दीप्ति की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत। आज का मैच बहुत ही अच्छा रहा और सारी लड़कियां ने एकजुट होकर खेली और दीप्ति का परफॉर्म तो बेहतर हुआ। 5 विकेट लिए, आज 10 रन देके और उसने 1 रन आउट किया और लास्ट में दोबारा वो रन भी बनाए। तो मतलब ये है कि हमें अब पूरी उम्मीद है कि सारी मैच हमारी इंडिया की टीम जीतेगी। लड़कियां इस वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड से इंडिया लाएंगी। उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू युवक विनोद की हत्या के बाद अब बवाल जारी है। मृतक के परिजन आरोपियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं तो वहीं शव को रखकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर रविवार को करीब 5 घंटे तक गुस्साई भीड़ ने एनएच जाम पर प्रोटेस्ट भी किया। आरोपी के घर और ट्रैक्टर फूंक दिए तो प्रशासन ने हत्या के मुख्य आरोपी के घर को बुलडोजर से भी ढहा दिया। हिंसा प्रभावित गांव बैरागीवाला में हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। देहरादून पुलिस के साथ आईटीबीपी और पीएसी की टीम भी तैनात रही। शनिवार को खेत में पानी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था जो खूनी विवाद में बदल गया। भीड़ के हमले में युवक विनोद की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है जिसमें से 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पीड़ित परिवार वालों ने युवक विनोद की हत्या में शामिल सभी 5 मुख्य आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोपियों के घर को ढहा दिया गया। हालांकि मृतक के परिजन आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग पर अड़े हुए हैं। शव को रखकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर रविवार को करीब 5 घंटे तक गुस्साई भीड़ ने पहले तो एनएच को जाम किया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच आरोपी के घर और ट्रैक्टर भी फूंक दिए गए तो प्रशासन ने हत्या के मुख्य आरोपी के घर को बुलडोजर से भी ढहा दिया जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि हिंसा प्रभावित गांव बैरागीवाला में हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इसमें देहरादून पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी और पीएसी की टीम शामिल है। शनिवार को खेत में पानी को लेकर पहले विवाद हुआ था जो खूनी विवाद में बदल गया। भीड़ के हमले में विनोद नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में अभी तक 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। शनिवार को देहरादून में विनोद के घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बच्चों के सामने विनोद को घर में घुसे हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की।
हथियारों से हमला किया, जिसमें बुरी तरह से घायल विनोद की इलाज के दौरान मौत हो गई। यही है यही मार दिया। हाँ, यही बैट भी लड़का ने, पट्टा से लड़का ने। पर बाकी बच्चों के लिए और आज फिर पीड़ित परिवार के न्याय के लिए प्रोटेस्ट की तैयारी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। यहाँ पे उनके परिजनों द्वारा जो है सड़क पर बैठकर अपनी उनकी गिरफ्तारियों को लेकर जो है आक्रोश व्यक्त किया गया था, जिससे उनके द्वारा जाम लगाया गया था। उनसे बातचीत करते हुए उनको आश्वस्त किया गया कि जो शेष आरोपी हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पे जो है वहाँ के सभी लोग अपने अपने घरों पे चले गए हैं। पुलिस द्वारा जो पुलिस बल यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है और जो फ्लैग मार्चिंग है वो की जा रही है वर्तमान में स्थिति। और यूपी में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान चल रहा है। अवैध मजार पर बुलडोजर चला, कहीं थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का नोटिस दिया गया। गाजियाबाद कॉलोनी में बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मजार को हटाया। तो उन्नाव में बच्चों के खेल कूद की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी हुआ। यहां एक विवादित निर्माणाधीन मस्जिद के ढांचे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो मेरठ में थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। अतिक्रमण पर योगी का प्रहार, शहर शहर गर्जा बुलडोजर। अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन, शहर शहर डिमोलिशन। यूपी के गांव से लेकर शहर तक भू माफियाओं और मजहब की आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। रविवार को एक बार फिर योगी सरकार के बुलडोजर के बार का खौफ अवैध कब्जा कर सरकार को लाखों का चूना लगाने वाले भूमाफियाओं में देखा गया। गाजियाबाद के लोनी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई बाजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। जिस मजार को बुलडोजर से हटाया जा रहा है वो लोनी के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की अंसल कॉलोनी में स्थित थी। प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए पहले नोटिस दिया और फिर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रविवार को जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। गाजियाबाद प्रशासन ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद में अवैध मजार हटाई गई तो उन्नाव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसे को हटा दिया। यहां माखी थाना क्षेत्र के इसुनिया गांव में अवैध मदरसा बनाया गया था। प्रशासन के मुताबिक खेलकूद के मैदान की जमीन को कब्जा कर मदरसा संचालित किया जा रहा था। मामले में कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद प्रशासन ने 3 जून को नोटिस जारी किया, लेकिन मदरसा संचालक ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। इस बीच शनिवार को बजरंग दल के साथ कुछ और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। भारी विरोध और हंगामे के बाद रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अब यहाँ फिर से खेलकूद का मैदान विकसित किया जाएगा, जिस पर इलाके के बच्चे खेलेंगे। ग्राम इसुनिया परगना परियर में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गाटा नंबर 122 जो कि हमारा खेलकूद का मैदान है और जिसका रकबा 0.835 हेक्टेयर है, उस पर एक अवैध मदरसा संचालित था, जिसकी बेदखली की कार्रवाई न्यायालय द्वारा प्रस्तावित थी और उसको नियमानुसार नोटिस तामील कराते हुए पर अवैध कब्जे को हटवाया गया है। ये प्रकरण 2018 में संज्ञान में आया था। उसके बाद बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए 3 जून को यहाँ पर नोटिस तामीला कराया गया था और कल पुनः एक बार प्रयास किया गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने अपना कब्जा हटा लें, परंतु जब उन्होंने कब्जा नहीं हटाया तब आज बलपूर्वक तरीके से प्रशासन द्वारा कब्जा हटा दिया गया। अवैध निर्माण पर शहर से गांव तक योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। यूपी के सीतापुर में भी
विवादित निर्माणाधीन मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यहाँ ग्राम सभा धौरा के मजरा कुमिंद्रपुरवा में मस्जिद बनाई जा रही थी, जिस निर्माण के अधूरे ढांचे को तोड़ा जा रहा है उसे कुछ लोग खेत में बना रहे थे। निर्माण कुछ समय तक चला, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण पूरा नहीं हो पाया। लंबे समय से विवाद का कारण रहे इस अधूरे ढांचे को लेकर लोकल लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने डिमोलिशन ड्राइव चलाया और ढांचे को हटा दिया। इसके साथ ही मस्जिद से सटे चक मार्ग को भी अतिक्रमण मुक्त कराकर आम लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता क्लियर कराया गया। इधर यूपी के मेरठ में भी अब एक अवैध मस्जिद को हटाने की तैयारी है। मेरठ के खरखौदा में थाने की जमीन पर ही अवैध कब्जा कर मस्जिद बना दी गई, जिससे अब प्रशासन ने हटाने का नोटिस जारी किया है। अब मस्जिद प्रबंधन को 7 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाना होगा, नहीं तो यहाँ भी प्रशासन डिमोलिशन ड्राइव चलाएगा। मेरठ पुलिस द्वारा थाना और चौकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के क्रम में थाना खरखौदा की पैमाइश कराई गई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 1217 जो है थाना खरखौदा के नाम पर आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर है। इसी क्रम में पीछे की तरफ इसी लैंड में एक मस्जिद का पहले से निर्माण है, जिनके इमाम को नोटिस दिया गया है और 7 दिवस की जो है मोहलत दी गई है कि जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और जिनका जवाब जो है उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। योगी सरकार का अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और वर्षों से अतिक्रमण कर जमे भूमाफियाओं में बाबा के बुलडोजर का खौफ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा खेला अब दिल्ली में हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी NCPI में विलय का ऐलान कर दिया है। बागी गुट के नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले चिट्ठी सौंपी और फिर मीडिया के सामने इसका ऐलान किया। काकोली घोष ने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। इस बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट को मान्यता न देने की बात कही है। दिल्ली में खेला टीएमसी के बागी एनसीपी में शामिल। हम लोग AITC से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में खेला हो गया, दीदी देखती रह गईं। पहले विधायकों ने अलग गुट बनाया, अब सांसदों ने तो मानो दीदी के पैरों तले से जमीन ही हिला दी। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। बागी गुट के नेता काकोली घोष दस्तगीर ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्हें चिट्ठी सौंपकर कहा कि अब वो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। हम लोग AITC से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। ओम बिरला से मुलाकात के दौरान ही टीएमसी के बागी सांसदों ने दस्तखत किए और उन्हें स्पीकर को सौंपा। अब इन सांसदों के नाम भी जान लीजिए।
काकोली घोष दस्तगीर, जगदीश बंसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सयोनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, आसित कुमार माल, वीरभूम, शताब्दी राय, रचना बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय, ये वो नाम हैं जो ममता से अलग हो चुके हैं। हालांकि स्पीकर से मुलाकात के दौरान 17 सांसद ही मौजूद थे। स्पीकर से मुलाकात के बाद साफ हो गया कि बगावत ऑफिशियल हो चुकी है। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। काकोली घोष ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। बागी गुट के मुताबिक उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। इस बीच ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में। टीएमसी के बागी जिस पार्टी में विलय कर रहे हैं उस पार्टी के बारे में भी जान लीजिए। नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा की रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। पार्टी ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 सीटों चावमानू, अम्बासा, करमछड़ा और कैलाश शहर पर चुनाव लड़ा और सभी सीटें हारी। टीएमसी के सांसद ममता से टूटे तो मीटिंग करने के लिए उन्होंने बीजेपी के बंगाल प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बंगला चुना। अभिषेक बनर्जी से पहले टीएमसी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर रहे सुदीप बंदोपाध्याय इसी बंगले पर पहुंचे थे। काकोली घोष, शताब्दी राय, जून मालिया, ये सारे सांसद यहीं पहुंचे। दिल में है काबा और आंखों में मदीना गाने वाली सयोनी घोष भी भूपेंद्र यादव के बंगले पर पहुंची। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई है, सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। ममता और अभिषेक के साथ अब इक्का दुक्का सांसद ही बचे हैं। ये ममता और उनके सांसदों की मीटिंग की आखिरी तस्वीर है। 14 मई को ममता बनर्जी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की मीटिंग की। इसमें यूसुफ पठान भी दिख रहे हैं, सयोनी घोष भी दिख रही हैं। इनमें से ज्यादातर चेहरे नए गुट में शामिल हो चुके हैं। जो दीदी के थे वो अब मोदी के पाले में जाकर खुश हैं। हमारे जो सांसद हैं, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। इस दौरान ममता बनर्जी का गुट भी एक्टिव था। टीएमसी के 2 सांसद कीर्ति आजाद और राज्यसभा के सांसद सागरिका घोष बागियों से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरवाजे पर पहुंच गए। वो अपने साथ ये अर्जी लेकर गए थे कि बागियों को अलग गुट की मान्यता न दी जाए और जो पार्टी लाइन से हट रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। टीएमसी महासचिव और पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी लोकसभा स्पीकर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है। उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। ममता बनर्जी एकदम खामोश है। बंगाल से दिल्ली तक बड़ा खेला हो गया है। अब टीएमसी के प्रवक्ताओं के पास भी ज्यादा दलीलें नहीं बची।
देखिए ये जो एमपीज लोकसभा का जो जा रहा है ना, क्या दिल्ली जा रहा है, डिनर है, क्या वेज मेनू है, क्या नॉन वेज मेनू है, ये सब क्या सुन रहा है, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेबल है ना, इसका मॉडल ये क्या है, राज्यसभा में रेजिग्नेशन मॉडल है और लोकसभा में बीजेपी को घर में घुस जाना मॉडल है। तो राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर रहा है, लोकसभा में रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? जो आप इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी नहीं हो,